Hello everyone. Today we will continue our chapter Human Capital Formation in India. Today we will do problems facing human capital formation in India. कि इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है राइजिंग पॉपुलेशन। अब आपको मैंने पहले भी बताया था जैसे कि जब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना तो पर हेड जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे। ठीक है, पर हेड रिसोर्सेज कम होने का क्या मतलब हुआ कि वही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं आपकी क्लास में 90 टॉफीज लेके आई, पर आपकी क्लास में अगर स्टूडेंट 30 हैं तो क्या होगा, पर स्टूडेंट थ्री थ्री टॉफीज आएंगी। पर अगर आपकी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और 90 मेरे पास टॉफीज हैं तो पर स्टूडेंट कितनी टॉफीज आएंगी, 1 टॉफी आएगी। मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है आपकी क्लास की तो आपको टॉफीज कम मिल रही हैं। वही बात यहाँ पे है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी कंट्री की तो पर हेड जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो वाटर सिस्टम है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, तो ये सारे भी आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी। और जब ये फैसिलिटीज कम मिलेंगी, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हमें कम मिलेगी, एजुकेशन कम मिलेगी, पावर सप्लाई, वाटर सिस्टम, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, सैनिटेशन वगैरह, अगर हमें इन सभी फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी कम होगी तो उससे हमारी लाइफ का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना वो भी डाउन रहेगा। ठीक है, और जब वो डाउन रहेगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में प्रॉब्लम फेस होगी हमारी कंट्री को। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हेल्दी कोई बॉडी है ना तो वहीं पर ही साउंड माइंड एग्जिस्ट करेगा। और जब साउंड माइंड एग्जिस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, वो पर्सन प्रोडक्शन में हेल्प कर पाएगा कंट्री की। पर अगर कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं है, कोई स्किल नहीं है उसके पास, उसका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो ऐसी कंडीशन में तो वो प्रोडक्शन में हेल्प ही नहीं कर पाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में एक बैरियर बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस और नो? सेकेंड इज ब्रेन ड्रेन। ये जो ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम है ना ये बहुत ज्यादा फेस की जा रही है अपने इंडिया में। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन बेसिकली होता क्या है कि एक कंट्री से लोग पढ़ के एजुकेशन लेके कुछ ना कुछ स्किल लेके किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं। अपनी स्किल्स का यूज वो वहां नहीं करते जहां से उन्होंने वो स्किल ली होती है, बल्कि कहीं और जाके करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा इंडियंस क्या करते हैं, यहाँ से एजुकेशन लेते हैं, यहाँ से कोई ना कोई स्किल सीखते हैं और वो आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो वो वहां पे जाके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं दूसरी कंट्रीज में। यहाँ पे तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं की प्रोडक्शन में। तो वो उन्होंने अपनी जो स्किल्स है वो तो यहाँ से ली, पर उन्होंने अपना ब्रेन जाके कहाँ पे ड्रेन कर दिया, किसी दूसरी कंट्री में। तो ये भी हमारी कंट्री के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, हमारी कंट्री को तो मिला नहीं ह्यूमन कैपिटल, बेशक उसको स्किल्स हमने दी, हमारी कंट्री ने दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है और कैसे ये प्रॉब्लम है? नाउ पॉइंट नंबर 3, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए जाते कि जो लेबर की, मैन पावर बोलते हैं जो लेबर फोर्स होती है, उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, दोनों में प्रॉपर बैलेंस नहीं रखा जाता अपने इंडिया में। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके कारण जो लेबर है, लेबर भी बढ़ती जा रही है, पर ये कोई यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं की जाती कि कितनी डिमांड है लेबर की हमारी कंट्री में और कितनी सप्लाई हो रही है। इसकी वजह से जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन स्किल है, वो वेस्ट हो रही है हमारे इंडिया में। तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में एक बैरियर का काम करता है। समझ आया थर्ड पॉइंट? कि प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ पे कि काम को करने के लिए हमारी कंट्री में कितने लेबर की ज़रूरत है, डिमांड कितने की है और सप्लाई कितने की हो रही है, किसी को इसके बारे में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट। समझ आया थर्ड पॉइंट?
फोर्थ पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हम बोलते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कमी है, इनसफिशिएंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो कैसे? जैसे अब देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि काम करते करते जब काम सिखाया जाता है, तो हमारे इंडिया में अब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कभी देखा है किसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हुए? नहीं देखा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग वही जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, उन्हीं को अडॉप्ट करके खेती बाड़ी करते रहते हैं, अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को आगे बढ़ाते रहते हैं, वो कुछ नया नहीं लेके आते। कुछ जो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह हैं या इसके लिए किसी को सिखाया नहीं जाता कि कैसे खेती करनी है, बस वही जो पुराने तरीके हैं उसी से ही लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर है? अब देखो जब किसी को सिखाया ही नहीं जा रहा खेती कैसे करनी है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में? जब सिखाया जाएगा तभी तो उसके पास स्किल आएगी और वो फिर उस काम को करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है फोर्थ? फिफ्थ पॉइंट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारे इंडिया के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से यही काम है कि पैसे देके डिग्री खरीद ली जाती है। जैसे लोग आपने देखा होगा प्राइवेट करते हैं, तो ना वो पढ़ते हैं, बस ऐसे ही कुछ पासिंग मार्क्स वगैरह आ गए उनको डिग्री मिल गई। या आपने देखा होगा बीएड करते हैं कई लोग, वो कॉलेज भी नहीं जाते, सिर्फ पेपर देने जाते हैं। और कई तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर पेपर भी आगे बुक्स खुलवा के करवा लिए जाते हैं, बस उनको पैसे से मतलब होता है, पैसा ले लिया उन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने और डिग्री दे दी। तो ऐसे में उस पर्सन को कोई स्किल तो नहीं ना मिलती। जब स्किल नहीं मिलेगी, जब उसके पास स्किल नहीं होगी, तो वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में कैसे फॉर्म हो पाएगा? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल बोलते ही हम स्किल्ड वर्कर्स को हैं, जब उनके पास स्किल नहीं है तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं हम उनको बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? क्लियर है फिफ्थ पॉइंट? ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है? क्योंकि देखो एक अगर एजुकेटेड पर्सन है ना, सबसे पहले तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई पर्सन कुछ नया सीखता है, कुछ उसको ट्रेनिंग दी जाती है या किसी को वो सिखाता है। क्योंकि किसी को सिखाते हुए भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये स्पेशली स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है। इसमें जो पर्सन सीखने वाला होता है उसका नॉलेज लेवल डेवलप होता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो एजुकेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गई टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग की। इससे नॉलेज इम्प्रूव होती है और स्किल्स भी डेवलप होती हैं किसी पर्सन की। क्लियर है? What is the meaning of education now? Clear? Clear or not? Okay. Now, here is written education and literacy are not identical terms. एजुकेशन और लिटरेसी दोनों सेम टर्म्स नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में से जो एजुकेशन है ना, ये वाली टर्म वाइडर है। कैसे है? एजुकेटेड पर्सन हम किसको बोलेंगे और लिटरेट पर्सन हम किसको बोलेंगे? लिटरेट हम उसको बोलते हैं जो किसी लैंग्वेज को लिख पढ़ सकता है, लिख पढ़ समझ सकता है, वो होता है लिटरेट पर्सन। और एजुकेटेड पर्सन हम उसको बोलते हैं जिसके पास प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, टर्शियरी मतलब हायर एजुकेशन भी है जिसके पास, उसको हम वेल एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं। लिटरेट क्या हो जाएगा? अगर किसी ने 2 3 4 5 क्लासेस भी की हुई हैं तो उसको पढ़ना लिखना लैंग्वेजेस को आता होगा ना, तो वो लिटरेट है। ठीक है, हर एजुकेटेड पर्सन लिटरेट होता है क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता है, पर हर लिटरेट पर्सन एजुकेटेड नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? जो एजुकेशन है वो वाइडर टर्म टर्म है।
तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, लिटरेसी और एजुकेशन में? देखो, एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फ़र्क है। लिटरेट पर्सन, हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कोई लैंग्वेज पढ़ लिख समझ सकता है। जैसे किसी ने, अगर हम अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन की बात करें, किसी ने 3 क्लासेस की होती हैं, किसी ने 4, किसी ने 7, किसी ने 8, वो 1 2 3 लैंग्वेजेस को पढ़ लिख सकते हैं ना, समझ सकते हैं, तो वो लिटरेट है। पर अगर हमने एजुकेटेड पर्सन की बात करनी है, एजुकेटेड पर्सन वो होगा जो, जिसने प्राइमरी एजुकेशन भी हो, जिसके पास सेकेंडरी भी हो, और टर्शियरी या फिर हायर एजुकेशन भी हो जिसके पास, ठीक है, वो एजुकेटेड पर्सन होगा। तो ये डिफरेंस था दोनों में। जो एजुकेटेड टर्म है ना, एजुकेशन टर्म है, ये वाइडर है, और जो लिटरेसी टर्म है ये उससे नैरो टर्म है। हर लिटरेट पर्सन एजुकेटेड नहीं हो सकता, पर हर एजुकेटेड पर्सन लिटरेट है, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है वो पढ़ना लिखना समझना तो जानता ही है ना, तो इसलिए वो लिटरेट तो है ही है। समझ आया अब दोनों में डिफरेंस? ओके, नाउ इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लोग गेन करते हैं एजुकेशन? आप यहाँ से देखे बिना खुद से सोचने की कोशिश करो। पढ़ लिख कर जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है उसको, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ना जो कंट्री की, उसमें उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगा नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज का, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जा सकता है, नए नए इनोवेशंस करके, डिस्कवरीज करके, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है, और कल्चरल स्टैंडर्ड जो है सिटीजन्स का वो भी प्रमोट हो सकता है इससे। क्लियर है इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन की? जो मेंटल लेवल है ना पर्सन का वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्होंने बोला है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि वो उसमें अपना इंटरफेरेंस करे। तो वो इसलिए ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाएगी, इंटरफेरेंस से यहाँ पे मतलब है पैसा लगाना, कैपिटल इन्वेस्ट करना, अगर गवर्नमेंट नहीं पैसा इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, तो उससे क्या होगा। अब देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो प्राइवेट वाले ही करते रहेंगे, और जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो वो हायर फीस चार्ज करके उस पैसे को वसूलने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से काम करते हैं। तो प्राइवेट वालों की जो सर्विसेज हैं वो पुअर लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो पुअर लोगों तक भी वो सर्विसेज पहुंच सकें, वो डिप्राइव ना रह जाए इन सर्विसेज से, इसलिए गवर्नमेंट को अपना इंटरफेरेंस करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। समझ आया क्यों नीड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की? नाउ, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन। एजुकेशन की हमने इम्पोर्टेंस पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया, और गवर्नमेंट भी उसमें अपना इंटरफेरेंस करती है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। पर फिर भी जो एजुकेशन है ना हमारे इंडिया में चुनौती के रूप में खड़ी हुई है हमारे सामने। वो कैसे? एक तो आपने यहाँ से CRY, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। CRY की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू। अब हमें ये 5 टाइप की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने रहती हैं, प्रॉब्लम्स एजुकेशन सेक्टर में, वो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। हमारे इंडिया में आज भी जो इलिटरेट पर्सन है, इलिटरेट मीन्स जो कुछ पढ़ लिख समझ नहीं सकते, ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती है हमारी कंट्री के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेकंड है इन एडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन।
वोकेशनलाइजेशन होता है प्रैक्टिकल नॉलेज देना। जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है ना, या जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है काम को कैसे करना है। पर बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, अगर हम अपने कॉमर्स फील्ड की बात करें या कुछ और आर्ट्स में भी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे कुछ, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ दी जाती है बच्चों को, वोकेशनलाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया जाता। तो यहाँ पे ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बैरियर है कि यहाँ इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दी जाती। जब बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ सिखाया जाएगा ना, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो एजुकेशन लेने के बाद फिर अपना खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, खुद खुद का कुछ काम स्टार्ट वो कर सकते हैं। जेंडर बायस, आज भी जेंडर बायसनेस है हमारी कंट्री में। कुछ लोग गर्ल्स की पढ़ाई पे इतना खर्च नहीं करना चाहते जितना कि बॉयज़ की। उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी गर्ल्स की पढ़ाई पर इतना खर्च करेंगे तो उनकी इनकम तो हमें नहीं मिलेगी। अगर हम बॉय की पढ़ाई पर खर्च करते हैं तो उसकी इनकम हमें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय या गर्ल दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पेरेंट्स सबसे पहले बॉय की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, ये था जेंडर बाइस। लोगों का एटीट्यूड अलग है मेल एंड फीमेल को लेके। फोर्थ पॉइंट है लो रूरल एक्सेस लेवल। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका अर्बन एरियाज की तरफ ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा पहुंच है। रूरल एरिया में इतनी पहुंच नहीं है एजुकेशन सिस्टम की। रूरल एरिया में हमें बहुत ही कम स्कूल्स देखने को मिलेंगे, कोई एक दो या तीन। पर अर्बन एरियाज में बहुत सारे स्कूल्स कंसंट्रेटेड होते हैं। तो ये भी एक चुनौती है, चैलेंज है। एंड लास्ट वन इज देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। कोई नए गवर्नमेंट स्कूल नहीं खुल रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं। तो जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज सके। तो जिसकी वजह से कुछ बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव रह जाते हैं। एक और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन पर खर्चा कम करती है जबकि उसको करना ज़्यादा चाहिए। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी कि वो जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्चा किया करेगी, पर वो कभी भी 6% पूरा खर्च नहीं करती एजुकेशन पे। वो 4 या 5% ही सिर्फ खर्च करती है। तो जितनी उसने कमिटमेंट की उससे भी वो कम खर्च करती है। तो ये भी एक चैलेंज है। ये आपके सामने कुछ चैलेंजेस थे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।